अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम एक कुफोजियोथ्री के लेसन नंबर 37 को देखेंगे, जिसमें हम करने जो है वो कंजम्पशन थ्योरीज को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जॉन मेनॉर्ड का दिया गया है। हम इन सब कुछ चीज़ों को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है जॉन मेनॉर्ड कीनीज एंड द कंजम्पशन फंक्शन है। इसमें बताया गया कि द कंजम्पशन फंक्शन वाज सेंट्रल टू कीनीज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस प्रेजेंटेड इन द जनरल थ्योरी इन 1936 में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जॉन मेनॉर्ड कीनीज की कंजम्पशन फंक्शन के बारे में ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि उन्होंने जो है वो 1936 में एक किताब जो है वो प्रेजेंट की थी, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी। ठीक है, ये किताब का नाम भी याद रखना है और इसकी जो है वो सन भी याद रखना है, और किसने किया था? जॉन मेनॉर्ड कीनीज ने किया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कीनीजियन 3 कंजेक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि कीनीज कंजेक्चर्स दैट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द अमाउंट कंज्यूम्ड आउट ऑफ एडिशनल डॉलर टू ऑफ इनकम इज बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान है। ही क्लेम्ड दैट द फंडामेंटल लॉ इज दैट आउट ऑफ एवरी डॉलर ऑफ अर्न इनकम पीपल विल कंज्यूम पार्ट ऑफ इट एंड सेव द रेस्ट। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम है हमारे पास पहला पॉइंट है। इसमें कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी भी बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि कीनीज ने जो है वो कंजेक्चर्स किया था कि एमपीसी के बारे में, तो जो कि एक एडिशनल डॉलर की इनकम से कंज्यूम की गई अमाउंट होती है, ये जो कि 0 और 1 के दरमियान होती है। उन्होंने कहा कि लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा कंज्यूम करते हैं और बाकी को सेल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। उसमें इसके बारे में जो है वो ये कंजेक्टर्स ने किया है कि एपीसी के बारे में कंजेक्टर्स किया है कि जो कि कंजम्पशन और इनकम का रेशो होता है, और इनकम जो है वो इनकम बढ़ने पर वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करते हैं। इसके बाद कंजम्पशंस का प्राइमरी डिटर्मिनेंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट। इसमें बोलते हैं कि कीनीज़ ने जो है वो कंजेक्टर्स किया कि इनकम ही कंजम्पशन का प्राइमरी डिटर्मिनेंट होती है, और इंटरेस्ट रेट का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मतलब क्या कि लोगों का जो खर्च करना होता है वो इनकम पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएँ, द कंजम्पशन फंक्शंस हमारे पास सामने मौजूद है। सी इज इक्वल टू सी प्लस स्मॉल सी कैपिटल वाई। अब कैपिटल सी कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स है। सी इज इक्वल टू जो है वो डिपेंड्स ऑन करता है कैपिटल सी के ऊपर जो बार है, जो है वो हमारे पास ऑटोमिनस कंजम्पशंस है, और स्मॉल सी है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शॉर्ट करवाता है, कैपिटल वाई जो है वो इनकम होता है। इसके बाद हमारे पास दिस कंजम्पशन फंक्शन एग्जिबिट्स 3 प्रॉपर्टीज़ दैट कीनीज कंजेक्चर्स है। इसमें भी वही बताई गई है कि द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है सी, जो कि 0 और 1 के दरमियान होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम करता है फॉल्स एज इनकम प्राइसेस पर, और कंजम्पशन इज डिटरमिनेंट होता है बाय करंट इनकम पर। ठीक है, ये याद रखनी है तीनों चीज़ें। और इसके बाद एवरेज हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाता है। एपीसी बराबर है सी बाय वाई के, और सी जो है वो वाई के ऊपर सी बटा वाई है, वाई के ऊपर बार प्लस सी, एज वाई जो है वो राइजेस को शो करता है, सी बाय वाई जो है वो फॉल्स हो रहा है, एंड सो द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी बाय वाई फॉल्स हो रहा है। तो नोटिस दैट द इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन। तो मतलब हमारे पास इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा। देन हमारे पास आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें जो है वो हमारे पास क्या बताया गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दरमियान स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि एमपीसी का मतलब होता है कि जब किसी भी शख्स की इनकम बढ़ती है तो वो कितना पैसा खर्च करता है। इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक एग्जांपल भी दी हुई है, यानी आप कह सकते हैं एक सिनेरियो दिया हुआ कि आ पर्सन हु लव्स टू शॉप प्रोबेबली हैज़ अ लार्ज एमपीसी लेट्स से 0.99। ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल दी हुई है इसमें वो ये बताते हैं कि एक अगर कोई शख्स जो है शॉपिंग से, जैसे ज़ाहिर बात है किसी को शौक़ होता है, खैर सबको ही होता है, तो वो कहते हैं किसी को शॉपिंग से जो है वो लव है, तो उसको उसका एमपीसी जो है वो 0.99 है। तो इसका मतलब है कि जब वो एक एक्स्ट्रा रुपया कमाएगा तो वो तो उसमें जो है तो वो उसमें से 99 पैसा खर्च करेगा। ठीक है, पहले तो उसका जो एमपीसी 0.99 है ना, अगर वो 1 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा कमा लेगा तो 1.99 बन जाएगा ना, तो मतलब फिर वो 99 पैसे को खर्च करेगा। तो एमपीसी के जो है वो 2 वेरिएबल होते हैं, सी और वाई। एमपीसी जो होता है वो 2 वेरिएबल के दरमियान होता है, सी और वाई के दरमियान होता है, जो कि बीच की सेंसिटिविटी को मेजर करता है, सी और वाई की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। ये बताता है कि जब इनकम यानी जो वाई है वो बढ़ता है तो कंजम्पशन जो है सी कितना बढ़ेगा, ये चीज़ बताता है हमें। ठीक है, जो है वो हमारे पास सेकुलर स्टैग्नेशन एंड सिन कजनर्स है। ठीक है, इसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 के बारे में जो है पहला पॉइंट है वो उसमें बताया जाता है कि जो हमारी जो दुनिया की जो दूसरी बड़ी जंग थी उसके दौरान, ठीक है, उसके दौरान जो कीनीज़ की जो है वो कहते हैं
कि कीनीज कंजम्पशन फंक्शन इकोनॉमिस्ट, जो कीनीज इकोनॉमिस्ट था, उसने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट किया था कि इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस व्हाट दे कॉल्ड सेकुलर स्टैग्नेशन, अ लॉन्ग डिप्रिसिएशन ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन अनलेस फिस्कल पॉलिसी वाज यूज्ड टू स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड। कि उसने ये प्रेडिक्शंस की थी कीनीज ने कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में कि जो इसकी जो इक्तिसादी एक जो है वो बहुत लंबी यानी लॉन्ग टर्म और जो है वो डिप्रेशन जिसे जो है सेकुलर स्टेगनेशन कहते हैं, उसका जो है ये शिकार हो जाएगी। और अगर फिस्कल पॉलिसी का यूज़ एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया, ठीक है, अगर फिस्कल पॉलिसी का यूज़ जो है वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं किया गया, तो हमारे पास ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, ये स्टेगुलर जो है सेकुलर जो है स्टेगनेशन का में जो है वो इसका शिकार हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो डिप्रिसिएशन का जो है वो शिकार हो जाएगी। तो इसका यूज़ करना ज़रूरी है ताकि इसको जो है वो इस चीज़ से बचाया जा सके। तो लेकिन इसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर टर्न आउट दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार डिड नॉट थ्रो द यूएस इनटू अनदर डिप्रिसिएशन बट इट डिड सजेस्ट दैट नीज कंजेक्चर्स दैट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड फॉल एज इनकम रोज अपेयर नॉट टू होल्ड। मीन वो कहते हैं कि लेकिन जो है वो जंग के ख़त्म होने के बाद अमेरिका को दूसरी डिप्रिसिएशन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इससे जो है वो ये पता चला कि कीनीज़ की जो प्रिडिक्शंस थी, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी इनकम बढ़ाने के साथ जो है वो क्या हो गई थी, जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो है वो सही नहीं था जिसमें कि, ठीक है, यानी उसका जो इनकम जो है वो बढ़ाने से एवरेज प्रोपेंसिटी इनकम बढ़ाने से ये हमारी कम हो जाए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ठीक नहीं है, यानी इसका कम होना जो है वो गलत है। तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें सिमन ने कहा था, सिमन कंस्ट्रक्टेड न्यू एग्रीगेट डाटा ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डेटिंग बैक टू 1869 एंड हुज वर्क वुड लेटर अर्न अ नोबेल प्राइज़। सिमन कजनर्स ने 1800 यानी 1869 में से जो है वो शुरू होने वाली नई एग्रीगेट डाटा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर जो है वो ये एक नई प्रिडिक्शन तैयार की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, याद करना, ही डिस्कवर्ड दैट द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम वाज स्टेबल ओवर टाइम डिजायर्ड लार्ज इनकम इन इनकम अगेन कीनीज कंजेक्चर्स वाज कॉल्ड इनटू जो है वो क्वेश्चन। दिस ब्रिंग अस टू द सॉरी आगे वो पजल। ठीक है, इसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें जो है वो ये बताया गया कि कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो जो है वो उन्होंने ये बताया कि हमें ये जो है वो चीज़ें मिली कि कंजम्पशन और इनकम का जो रेशो है वो वक्त के साथ साथ स्टेबल था और इनकम में जो है वो बड़े जो है वो बदलाव की बावजूद फिर से कीनीज का जो प्रेडिक्शंस था वो सवालों के गैर नहीं आया। ठीक है, विदाउट जो है वो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसमें सारा जो बताया गया है, ये 3-4 साइंस इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में हमें बताया और जो कि ये सेकुलर स्टैग्नेशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास कंजम्पशन पजल आ जाता है। इसमें जो बताया गया, द फेलियर ऑफ द सेकुलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस एंड द फाइंडिंग्स ऑफ गेजनर्स बोथ इंडिकेटेड दैट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज फेयरली कांस्टेंट ओवर टाइम। तो इसमें ये बताया गया कि सेकुलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस की जो नाकामी की और कजर्स के जो है वो नताइज दोनों ने बताया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो समय के साथ लगभग कांस्टेंट रहती। ठीक है, जो सेकुलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस जो की गई थी, ठीक है, उसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में की थी ना, तो उसमें जो है वो सेकुलर स्टैग्नेशन हाइपोथेसिस की नाकामी और कजर्स ने जो है वो जो नताइज दोनों ने बताए थे उनके बारे में ये बताया गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो टाइम के साथ लगभग लगभग जो है वो कांस्टेंट रहती है और ये एक पज़ल है। ठीक है, ये गेम है। तो किनीज़ का जो प्रेडिक्शन था वो क्यों हाउस होल्ड डाटा और शॉर्ट टाइम सीरीज़ की स्टडीज़ में जो है वो ठीक से होल्ड होते हैं, लेकिन लोग जो है वो लॉन्ग टाइम सीरीज़ की स्टडी में जो है ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि हाउस होल्ड डाटा और शॉर्ट टाइम सीरीज़ की स्टडीज़ ने कंजम्पशन और इनकम के जो है वो दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जो कीनीज़ के जो है वो प्रोडिक्शन से मिलता जुलता था और इसे शॉर्ट रन जो है वो कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम सीरीज़ की स्टडीज़ ने ये बताया कि एपीसी जो एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है इनकम के साथ सिस्टमेटिकली वेरी नहीं करती। इससे जो है वो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, मतलब दिस इज कॉल्ड जो है वो इसको लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एपीसी इनकम के साथ जब सिस्टमेटिकली वेरी नहीं करती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इरविंग फिशर एंड इंटरनेशनल, एक मिनट
जी, इरविंग फिशर एंड इंटरटेम्पोरल चॉइस। इसमें हमें क्या बताया जाता है स्टूडेंट्स, ये बताया गया है कि जो इस मॉडल में जो है वो ये चीज़ें बताई गई हैं, हम डिस्कस करते हैं। द इकोनॉमिस्ट्स इरविंग फिशर डेवलप करता है द मॉडल विद विच इकोनॉमिस्ट्स एनालाइज, जो कि इसमें इकोनॉमिस्ट्स एनालाइज करते हैं, एक ऐसा मॉडल बनाया गया जिसमें इकोनॉमिस्ट्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि हाउ रैशनल फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स मेक इंटर जो है वो टेम्पोरल चॉइसेस, दैट इज़ चॉइसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसकी कुछ डिफरेंट जो है वो पीरियड्स भी बताए हैं। द मॉडल जो है वो एलिमिनेट्स किए गए हैं द कंस्ट्रेंट कंजम्पशन कंज्यूमर्स फेस को, द प्रेफरेंसेस दे हैव एंड हाउ दिस कंस्ट्रेंट्स एंड प्रेफरेंस टुगेदर डिटरमाइन द चॉइसेस अबाउट दिस। मतलब इसमें जो है वो हमें बताया गया कि कैसे जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स कैसे इंटरनेशनल चॉइसेस करते हैं, यानी अलग अलग जो है वो टाइम के दौरान की चॉइसेस के बारे में बताया जाता है। तो ये मॉडल जो है वो यही बताता है कि कंज्यूमर्स के सामने जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या है और कैसे ये कंस्ट्रेंट्स और प्रेफरेंसेस मिलकर उनके कंजम्पशन और सेविंग के चॉइसेस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जब कंज्यूमर ये फैसला करते हैं कि आज कितना कंज्यूम करना है और फ्यूचर में कितना कंज्यूम करना है, तो उन्हें एक इंटर टेम्पोरल जो है वो बजट कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि आज और फ्यूचर में कंजम्पशन के लिए जो है वो उन्हें जो है वो रिसोर्सेज को मुहैया करता है। ठीक है, यानी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टुडे, यानी आज और फ्यूचर में आने के लिए जो है वो रिसोर्सेज को अवेलेबल करता है। ठीक है, ये करना है। इसके बाद कंजम्पशन बजट आ जाता है। कंसीडर द डिसीजन फेसिंग अ कंज्यूमर हु लीव्स फॉर 2 पीरियड्स रिप्रेजेंटिंग यूथ एंड एज के लिए ही अर्न्स इनकम Y1 Y2 एंड कंज्यूम C1 C2 इन बोथ पीरियड्स रिस्पेक्टिवली, द सेविंग्स इन द फर्स्ट पीरियड एंड दिस ये सारी चीज़ें जो है वो ये देख सकते हैं कि एक कंज्यूमर की डिसीजन को समझने के लिए जो 2 पीरियड्स में रहते हैं, जो कि यूथ और एज है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो उसकी इनकम Y1 और Y2 है, और यहाँ पे जो है वो C1 और C2 कंज्यूम करता है दोनों पीरियड्स में। इन्फ्लेशन एडजस्ट किया गया है, मतलब कि पहले पीरियड में जो है वो सेविंग S इज इक्वल टू Y1 माइनस C1 होता है, दूसरे पीरियड में C2 इज इक्वल टू 1 प्लस R इंटू S प्लस Y2 होता है, जहाँ R जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और ये जो है वो याद रखें कि एस जो सेविंग्स है ये बोरिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है और इक्वेशंस दोनों केसेस में होल्ड करते हैं इक्वेशंस को। ठीक है, अगर C1 लेस देन Y1 तो कंज्यूमर जो है वो सेविंग्स कर रहा है और S ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और अगर C1 ग्रेटर देन Y1 है तो कंज्यूमर बोरिंग जो है वो कर रहा है, यानी S लेस देन 0 है। तो एज्यूम कि जो है वो हमने आर बोरिंग इज इक्वल टू आर सेविंग्स के इक्वल है। तो सो दोनों इक्वेशंस हमारे सामने मौजूद है, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये इक्वेशंस कंज्यूम का जो है वो बजट कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रीअरेंज करने पर इसके बाद okay, so we can say that the consumer's budget constraint implies that if the interest rate is 0, the budget constraint shows that total consumption in 2 periods equals the total income in the 2 periods. लाइक वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर्स का जो बजट बजट कंस्ट्रेंट है, और जो हमें ये जो है वो बताया जाता है इसमें कि अगर इंटरेस्ट रेट 0 है तो बजट कंस्ट्रेंट से पता चलता है कि 2 पीरियड्स में टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम के बराबर है। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट 0 है, दूसरा पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट रेट 0 से ज़्यादा है तो फ्यूचर कंजम्पशन और फ्यूचर इनकम को 1 प्लस R के फैक्टर से डिस्काउंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट में ये बताया जाता है कि ये डिस्काउंटिंग सेविंग्स पर कमाई जो है वो गए इंटरेस्ट से आता है, क्योंकि कंज्यूमर करंट इनकम पर इंटरेस्ट जो है वो कमाया जाता है इस पर, तो जो वो सेविंग्स करता है और फ्यूचर इनकम करंट इनकम से कम है। ठीक है, और इसके बाद वही कह जाता है कि इसके अलावा क्योंकि फ्यूचर कंजम्पशन इंटरेस्ट जो है वो से कमाई गए सेविंग से पेड होती है और फ्यूचर कंजम्पशन करंट कंजम्पशन से कम है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास ये होता है कि फैक्टर इंटू 1 प्लस आर जो है वो सेकंड पीरियड कंजम्पशन की प्राइस है, जो फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन के टर्म्स में मेजर की गई है, और ये अमाउंट है जो कंज्यूमर को फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन से फॉरगो करना पड़ता है, ताकि वो जो है वो एक यूनिट सेकंड पीरियड कंजम्पशन हासिल कर सके। तो ये कंज्यूमर के लिए फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड कंजम्पशन की कॉम्बिनेशन है, जो वो चूज़ कर सकता है। अगर वो पॉइंट ए और बी के बीच जो है वो चूज़ करता है, तो वो फर्स्ट पीरियड में अपनी इनकम से कम कंज्यूम करता है, और बाकी जो है वो सेकंड पीरियड के लिए सेविंग्स करता है। अगर वो ए और सी के बीच चूज़ करता है तो वो फर्स्ट पीरियड में अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करता है और डिफरेंस को बोरो करता है। ठीक हो गया, तो ये स्टूडेंट जो था वो आपका लेक्चर नंबर 37 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।